दोस्तों, कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन पर अगर रात के वक्त दस्तक हो जाए तो उन्हें खोलने से पहले इंसान को अपनी जिंदगी के सारे फैसले याद कर लेने चाहिए। अगर तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद हैं जो धीरे धीरे दिल के अंदर उतरती हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसी डरावनी रातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज की कहानी के आखिर में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और जो सही जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। गांव का नाम था बरसौली। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और सड़क के आखिरी छोर पर एक अकेला सा पुराना मकान। उस मकान में रहता था रमेश, अपनी पत्नी सीता और 8 साल का बेटा मोहन। रमेश का घर गांव से थोड़ा दूर था, इतना दूर कि शाम ढलते ही वहां तक कोई आता जाता नहीं था। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सीता चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी, मोहन जमीन पर लेटा लालटेन की रोशनी में किताब देख रहा था और रमेश दिन भर की थकान उतारते हुए खाट पर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। लेकिन रात के ठीक 11:17 पर जो हुआ उसने इस घर की हर सांस को बदल दिया। दरवाजे पर ठक 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 बहुत हल्की आवाज थी, जैसे कोई जानबूझकर धीरे से दस्तक दे रहा हो। रमेश ने सिर उठाया, सीता के हाथ से रोटी गिर पड़ी। गांव में इस वक्त कौन आ सकता है? रमेश ने पूछा। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज, ठक ठक। इस बार थोड़ी पास से। मोहन डर के मारे सीता से लिपट गया। रमेश उठा, लालटेन उठाई और दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे से एक साया दिख रहा था, लंबा, बहुत लंबा। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो? उसने फिर पूछा। इस बार बाहर से एक आवाज आई, भारी, बहुत ठंडी। दरवाजा खोलो रमेश, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रमेश का खून जम गया, क्योंकि उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था और उस आवाज में ऐसी थकान थी जैसे वो इंसान सिर्फ चल नहीं रहा हो बल्कि किसी और ही दुनिया से यहाँ तक खींचकर आया हो। सीता ने कांपती आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलो, इस वक्त कोई अपना नाम लेकर नहीं आता। लेकिन बाहर खड़ा वो मेहमान अब दरवाजे के बिल्कुल पास था और लालटेन की रोशनी में रमेश ने देखा दरवाजे के नीचे साए के पैरों की दिशा गलत थी। पैर अंदर की तरफ नहीं, पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, धड़ाम, और उसी पल लालटेन बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में डूबा वो घर अब घर नहीं रहा था, वो एक इंतजार बन चुका था। लालटेन बुझते ही सीता की चीख गले में अटक गई। मोहन ने अपनी मां की कमर कसकर पकड़ ली, जैसे अगर अभी छोड़ा तो अंधेरा उसे निगल जाएगा। बाहर से अब कोई दस्तक नहीं थी, बस सांसों की आवाज। लेकिन वो सांसें घर के अंदर से नहीं आ रही थीं। रमेश को लगा जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा होकर धीरे धीरे हवा को खींच रहा हो। सीता फुसफुसाई, रमेश, वो गया नहीं है। रमेश ने बिना कुछ कहे दरवाजे की कुंडी को देखा। कुंडी अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से दरवाजे को छुए बिना उससे खेल रहा हो। मोहन ने कांपते हुए कहा, बाबा, वो बाहर खड़ा आदमी उल्टा क्यों खड़ा था? रमेश ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस सवाल का कोई जवाब इस दुनिया में नहीं होता। अचानक दरवाजे के बाहर से खुरचने की आवाज आई, नाखूनों की, लंबे, बहुत लंबे नाखून, जैसे कोई मिट्टी नहीं, लकड़ी नहीं, बल्कि दरवाजे की आत्मा को खुरच रहा हो। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल बाहर से वही ठंडी आवाज फिर आई, सीता, दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सीता सिहर गई। उसने कभी अपना नाम रमेश के अलावा किसी को नहीं बताया था और रमेश ने आज तक उस नाम को गांव के बाहर किसी की जुबान पर नहीं सुना था। मोहन अब रो नहीं रहा था, वो दरवाजे को घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से खुली हुई थीं, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो बड़े नहीं देख पा रहे थे। मोहन धीरे से बोला, बाबा, वो जमीन पर खड़ा नहीं है। रमेश का दिल सीने को तोड़ता हुआ नीचे गिर गया। क्या मतलब? रमेश ने पूछा। मोहन की आवाज बहुत शांत थी, उसके पैर हवा में हैं। और तभी दरवाजे के नीचे से एक काली उंगली धीरे धीरे घर के अंदर घुस आई। वो उंगली जमीन को छूते ही
ऐसे कांपी जैसे उसे इस दुनिया की मिट्टी जला रही हो। सीता चीख पड़ी। रमेश पीछे हट गया और उसी पल दरवाजे के बाहर खड़ा वो अनजाना मेहमान हंस पड़ा। हंसी नहीं थी वो ऐसी आवाज थी जैसे कोई पुराने कुएं में पत्थर फेंक दे, गहरी, खाली और अंतहीन। 4 साल, वो बोला, 4 साल इंतजार किया मैंने, अब दरवाजा मत रोको रमेश। रमेश के दिमाग में एक बात बिजली की तरह गिरी। 4 साल, ठीक उतने ही साल जितने पहले गांव के शमशान में एक अधजली लाश मिली थी जिसका चेहरा कभी पहचाना नहीं गया। और तभी मोहन की परछाई दीवार पर हिलने लगी, लेकिन मोहन हिला नहीं, परछाई अलग चल रही थी। दरवाजे के नीचे से घुसी काली उंगली अब फर्श पर फैल रही थी, जैसे जिंदा साया हो जो रास्ता तलाश रहा हो। रमेश ने पीछे हटते हुए दीवार से पीठ लगा ली। उसकी सांसें तेज थीं, पर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। सीता ने मोहन को सीने से चिपका लिया, लेकिन मोहन की आंखें अब भी दरवाजे पर जमी थीं, बिना पलक झपकाए, जैसे वह किसी अदृश्य सच को पढ़ रहा हो। उंगली अचानक सिमट गई और उसी पल बाहर से खुरचने की आवाज थम गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि लालटेन की बुझी हुई लौ की गंध तक सुनाई देने लगी। रमेश को लगा जैसे घर की दीवारें भीतर की ओर झुक रही हों। दरवाजे के पल्ले पर हल्की सी परछाई फिसली, फिर गायब हो गई, मानो कोई ऊपर की ओर चला गया हो। मोहन ने धीमी, सपाट आवाज में कहा कि बाहर खड़ा आदमी अब दरवाजे के सामने नहीं है, वह छत के नीचे खड़ा है। यह सुनते ही सीता का दिल बैठ गया। छत के तख्तों से धूल झरी और किसी के कदमों की आवाज ऊपर से गुजरी, हल्की पर तय। रमेश ने लाठी उठाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया कि 4 साल पहले इसी घर के पीछे वाले खेत में एक रात आग लगी थी और सुबह शमशान से आती धुएं की गंध गांव में फैल गई थी। छत पर कदम रुक गए, फिर धीमी सी सरसराहट हुई, जैसे कोई उल्टा लटक कर झांक रहा हो। तख्तों के बीच से ठंडी हवा नीचे उतरी और लालटेन की बुझी लौ की जगह अंधेरा और गाढ़ा हो गया। सीता ने आंखें बंद कर लीं। मोहन ने फुसफुसा कर कहा कि वह आदमी मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका मुंह नहीं हिल रहा। अचानक खटाक की आवाज के साथ छत का एक तख्ता ढीला पड़ा। काली छाया नीचे गिरी, सीधी नहीं, टेढ़ी, जैसे उसकी हड्डियां नियम नहीं मानती हों। वह छाया फर्श पर पसर गई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर सरकने लगी। रमेश ने लाठी उठाकर वार किया, पर लाठी हवा को चीरती हुई दीवार से टकराए। छाया हंसी नहीं, बस फुफकारती रही। सीता को लगा जैसे किसी ने उसके कान में उसका नाम फूंक दिया हो। वह मुड़ी, पर कमरे में कोई नहीं था। मोहन की परछाई अब भी उससे अलग चल रही थी, एक कदम आगे, एक कदम पीछे। छाया ने अचानक मोहन की परछाई को छू लिया और दीवार पर परछाई सिकुड़कर लंबी हो गई, मानो किसी ने उसे खींच लिया हो। दरवाजे की कुंडी अपने आप नीचे झुकी, लकड़ी कराह उठी। बाहर से वही ठंडी आवाज फिर गूंजी, इस बार पास, बहुत पास। उसने कहा कि घर में एक चीज अधूरी है और अधूरी चीजें रात में पूरी की जाती हैं। रमेश को समझ आ गया कि वह मेहमान भीतर आने के लिए दरवाजा नहीं, किसी और रास्ते की तलाश में है। तभी आंगन की मिट्टी में किसी के कदम पड़े। दरवाजे की दरार से धुंध भीतर घुसी और धुंध के बीच 2 आंखें चमकी, नीली नहीं, लाल नहीं, बल्कि बुझती राख जैसी। छत से गिरा तख्ता फिर से हिला और फर्श पर पड़ी छाया अचानक सीधी खड़ी हो गई। कमरे में घड़ी नहीं थी, पर उस पल समय ठहर गया। रमेश ने महसूस किया कि घर अब उनका नहीं रहा, और जो भीतर आ चुका था वह जाने नहीं आया था, वह लेने आया था। छाया अब कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन उसका कोई साफ आकार नहीं था। कभी वह आदमी जैसी लगती, तो कभी दीवार से चिपका हुआ धुआं। रमेश की लाठी फर्श पर गिर चुकी थी। उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे, जैसे नसों में खून की जगह ठंडी राख बह रही हो। सीता ने मोहन को पीछे किया, लेकिन मोहन खुद ब खुद आगे बढ़ गया, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। छाया ने मोहन की ओर झुककर कुछ कहा, मगर शब्द हवा में ही घुल गए। मोहन की आंखें एक पल को चमकी, फिर बुझ गईं। वह बोला कि यह मेहमान पहले भी आया था, बहुत पहले, जब यह घर बना भी नहीं था। उसने कहा कि यह वही है जो अधूरी मौतों को ढूंढता है, जो रात के बादल में घर बनाता है। सीता चीखना चाहती थी, पर गला जैसे बंद हो गया हो। उसे अपनी माँ की कही बातें याद आई कि कुछ आवाजें सुन ली जाएं, तो आदमी आधा मर जाता है। छाया धीरे धीरे कमरे की दीवारों को छूने लगी। जहां जहां वह छूती, वहां नमी जम जाती और मिट्टी की दीवारें काली पड़ने लगती। छत से फिर सरसराहट आई, इस बार एक नहीं, कई कदमों की, जैसे कोई पूरा झुंड ऊपर चल रहा हो।
रमेश ने ऊपर देखा तो तख्तों के बीच अंधेरा हिलता दिखा, मानो कोई नीचे उतरने की तैयारी कर रहा हो। तभी दरवाजा जोर से खुला और ठंडी हवा के साथ आंगन की मिट्टी भीतर बिखर गई। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन बाहर अंधेरा गाढ़ा हो चुका था। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था और उसकी रोशनी में आंगन में पैरों के निशान दिख रहे थे, बहुत सारे, एक दूसरे पर चढ़े हुए, जैसे कई लोग एक ही जगह खड़े रहे हों। सीता ने देखा कि उन निशानों में से कुछ उल्टे थे, एड़ी आगे और पंजा पीछे। छाया ने धीरे से कहा कि रात पूरी होने वाली है। रमेश को लगा कि उसका दिल बाहर निकल आएगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा कि वह क्या चाहता है। छाया ने सिर उठाया और पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। वह चेहरा रमेश का ही था, बस आंखें खाली थीं, जैसे भीतर कुछ बचा ही न हो। सीता पीछे हट गई। उसे समझ आ गया कि यह मेहमान किसी एक का नहीं, बल्कि घर के सबसे कमजोर डर का रूप लेता है। छाया ने हाथ बढ़ाया और दीवार पर मोहन की परछाई अचानक खींचकर लंबी हो गई। मोहन की सांस अटकने लगी। उसी पल बाहर कहीं दूर से मुर्गे के बांधने की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। छाया ठिठक गई। उसने फुसफुसा कर कहा कि सुबह से पहले उसे अपना काम पूरा करना होगा। कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया और हवा में सड़ांध की गंध फैल गई। सीता ने महसूस किया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह रात किसी को अपने साथ ले जाने वाली थी, और सवाल सिर्फ यह था, कौन। मुर्गे की आवाज अब पास से आने लगी थी, लेकिन अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा, जैसे रात जिद पर अड़ी हो। छाया ने अपना हाथ मोहन की परछाई से हटाया और मोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, मगर आंखें खुली हुई होकर भी कुछ नहीं देख रही थीं। रमेश घुटनों के बल बैठ गया। उसने मोहन को हिलाया, नाम लेकर पुकारा, लेकिन जवाब में बस एक ठंडी सी सांस निकली। सीता ने कांपते हाथों से मोहन का माथा छुआ। वह जिंदा था, मगर उसकी गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे कोई भीतर से उसे खाली कर रहा हो। छाया अब दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, फिर भी हर कदम पर मिट्टी चरमराती थी। उसने कहा कि वह किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाता, बस वही जाता है जो भीतर से पहले ही टूट चुका होता है। रमेश को अपने पिता की मौत याद आई, जो इसी घर में, इसी कमरे में हुई थी। उस रात भी ऐसी ही ठंड थी। सीता ने अचानक हिम्मत करके तुलसी के पास रखा पुराना दिया उठा लिया। दिया जलाया तो लौ सीधी नहीं जली। वह कांप रही थी, जैसे डर रही हो। सीता ने पूरी ताकत से कहा कि यह घर उसका है और यहाँ कोई अनजाना मेहमान नहीं ठहरेगा। उसकी आवाज फटती हुई दीवारों से टकराए। छाया रुकी। पहली बार उसमें बेचैनी दिखी। उसने कहा कि यह घर अब सिर्फ मिट्टी और लकड़ी नहीं रहा, इसमें यादें दबी हैं, अधूरे वादे हैं और डर है। दिया की लौ अचानक तेज हो गई और कमरे में पीली रोशनी फैल गई। छाया का आकार सिकुड़ने लगा, जैसे धुएं को किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। लेकिन तभी मोहन ने धीमे से आंखें खोली। उसकी नजर सीधा छाया पर थी। उसने कहा कि वह थक गया है, बहुत थक गया है। रमेश ने उसे रोका, मगर मोहन मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान किसी बच्चे की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी राहत थी। छाया ने अपना हाथ बढ़ाया। मोहन खुद खड़ा हुआ, लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। दिए की लौ बुझ गई। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। बस एक पल के लिए हवा में फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई कह रहा हो, अब बारी पूरी हुई। जब रमेश ने फिर आंखें खोली, दरवाजा खुला था। छाया गायब थी, मोहन भी नहीं था। आंगन में सिर्फ एक चीज पड़ी थी, मोहन की परछाई, जो अब किसी के साथ नहीं जुड़ी थी। और दूर कहीं आखिरी पहर में मुर्गा फिर बोला। सुबह की पहली रोशनी जब आंगन में उतरी तो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज रहता था। वही दीवारें, वही दरवाजा, वही खामोशी। लेकिन जो बदल चुका था वह हवा में घुला हुआ था। रमेश रात भर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे रोने की ताक भी उस छाया के साथ चली गई हो। सीता ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, मगर आग बार बार बुझ जाती। धुआं उठता और दीवारों से टकरा कर लौट आता, जैसे घर खुद सांस लेने से इनकार कर रहा हो। किसी ने कुछ नहीं कहा। मोहन का नाम लेना भी अब भारी लग रहा था, जैसे नाम के साथ कोई दरवाजा खुल जाएगा। गांव वालों को देर नहीं लगी। लोग आए, आंगन में खड़े रहे, फुसफुसाए। किसी ने कहा बच्चा रात में डर गया होगा और कहीं भाग गया। किसी ने कहा यह वही घर है जहां बरसों पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। रमेश सब सुनता रहा, लेकिन उसकी नजर उस कोने पर टिकी थी जहां मोहन की परछाई पड़ी थी। सूरज चढ़ चुका था, पर वह परछाई हिली नहीं। दोपहर होते होते परछाई हल्की पड़ने लगी, जैसे किसी ने धीरे धीरे उसे मिटा दिया हो।
सीता ने कांपते हाथों से उस जगह पर पानी डाला। मिट्टी गीली हुई पर कोई निशान नहीं बचा, बस ठंडक रह गई, ऐसी ठंडक जो धूप में भी कम नहीं होती। उस रात के बाद रमेश ने वह घर छोड़ दिया। सीता भी ज्यादा दिन नहीं रही। कहते हैं जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि अगर देखा तो कोई फिर दरवाजे पर खड़ा मिलेगा चुपचाप बिना साया के। साल बीत गए, गांव बदल गया, कुछ नए घर बने, कुछ पुराने ढह गए, लेकिन वह घर आज भी वैसा ही खड़ा है। शाम ढलते ही उसकी खिड़कियों से अंधेरा बाहर झांकता है। लोग कहते हैं रात के तीसरे पहर वहां किसी के कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई मेहमान अब भी अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। और कभी कभी जब हवा बहुत ठंडी हो जाती है तो दीवारों से एक फुसफुसाहट निकलती है। मैं चला गया था पर सब नहीं ले पाया। जो उस रास्ते से गुजरते हैं वे कदम तेज कर लेते हैं, क्योंकि गांव में अब यह माना जाता है कि कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो चले भी जाएं तो भी हमेशा के लिए चले नहीं जाते। और यही वजह है कि आज भी उस घर के सामने कोई रात को नहीं रुकता, क्योंकि कोई नहीं जानता अगली बार दरवाजे पर दस्तक किसकी होगी।